हेलो स्टूडेंट्स। तो यूनिट डायमेंशन में हम लोगों ने अभी तक डायमेंशन यूनिट के बारे में देखा है, मेजरमेंट के बारे में देखा है, नीड ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में देखा है कि जिसको कि हम लोग इंडिपेंडेंट ट्रीट करते हैं, किसी भी अदर क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता उसको डिराइव करने के लिए। और डिराइव क्वांटिटी ऐसा है ताकि जो कि इस सातों फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। हम लोग यूनिट का डेफिनेशन दिए थे कि यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड चूजन रेफरेंस स्केल ऑफ सेम क्वांटिटी है विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन टू गिव द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। फिर नीड ऑफ मेजरमेंट हमारा क्या था? टू अंडरस्टैंड या फिर टू नो द एग्जैक्ट फिजिकल फेनोमिना इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट या फिर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हेन इट्स यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। उसके बाद इज नोन एज इज द नीड ऑफ द मेजरमेंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं। और फिर आगे हम लोग कहानी बढ़ाए थे और हम लोग कहाँ पे आ गए थे? हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे डिराइव्ड क्वांटिटी का वेरियस यूनिट देखे थे। ठीक। तो आज का हमारा जो मेन हेडिंग है और सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है वो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक समझिए ये चैप्टर का बेसिक चल रहा था, आज जो है ये चैप्टर का मेन चीज़ शुरू हो रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ का बात करते हैं तो वो है डायमेंशन। कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है समझाते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी हम लोग क्या बताते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा सात क्वांटिटी है जिसके की हेल्प से हम पूरा फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। पूरा फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी इसी फंडामेंटल से बना हुआ है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कल देखे डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख रहे थे। तो डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे होते हैं तो कितना पावर हम लोग उस फंडामेंटल क्वांटिटी को देते हैं उसी को डायमेंशन कहा जाता है। यानी कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी का बात कर रहे थे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लिख रहे थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग लेंथ बोले थे और टाइम को हम लोग टी बोले थे, तो टी के पावर -1। तो लेंथ का डायमेंशन यहाँ 1 है और टाइम का डायमेंशन यहाँ पे -1 है। यानी कि लेंथ का टाइम का नहीं है डायमेंशन, डायमेंशन है वेलोसिटी का। हम लोग बोलेंगे द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन लेंथ इज 1, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इज -1। यानी कि 1 का मतलब कि लेंथ एक बार आ रहा है, टाइम -1 की मतलब कि टाइम से एक बार वो डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? डायमेंशन का मतलब ये हुआ हमारा डायमेंशन। पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। और ये पूरा चीज़ को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। चलिए तो लिख लीजिए आप डेफिनेशन, डायमेंशन का फार्मूला लिख लीजिए। डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द टू विच पावर्स टू विच ए फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर होता है वो डायमेंशन होता है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे। तो क्या लिखे हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड। ठीक है, अगला लाइन लिखेंगे। फॉर डायमेंशनल एनालिसिस power raised on fundamental quantities, for dimensional analysis power raised on fundamental quantities। क्लियर है? जैसे अगर हम सबसे पहले 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का बात करते हैं तो हम लोग मास को लिखेंगे क्या? मास को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट m में बंद करेंगे। ये सब हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं। लेंथ को हम लोग देंगे, अब तो याद हो गया होगा। थर्ड हमारा क्या है? आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके लिखेंगे खुद से साथ पूरा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। पांचवा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। छठा क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मोल। ये हम बताए हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। सातवां क्या है? लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका क्या है? कैंडेला, CD। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला लिखना, कि क्या हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला,
तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, जब हम ऐसा एक्सप्रेशन में जब हम डायमेंशन को लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, तो उसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर, इन क्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, जैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी में यूनिट भी लिखते थे, उस तरह से अब यहाँ पे यूनिट के साथ डायमेंशनल फार्मूला भी लिखेंगे। तो एरिया का यूनिट हमारे पास क्या आया था, मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि एक लेंथ है, यानी कि लेंथ का पावर 2 हो गया। तो हम बोलेंगे कि एरिया का डायमेंशन 2 है, किस में, लेंथ में। अगर कोई पूछेगा कि एरिया का डायमेंशन मास में कितना है, तो 0 है। एरिया का डायमेंशन टाइम में कितना है, तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई मास, टाइम या कोई भी अदर फंडामेंटल इसमें से कोई भी अदर पूछा जाएगा तो इस सब का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको एक तरीका लिखने का डायमेंशनल फार्मूला में है, हम अब ये भी सही है, लेकिन m0 l पे 2 और t0 थोड़ा सा इस तरह से बुक में दिखा, एग्जाम में दिखा देने पे थोड़ा सा स्कूल वाले एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसे लिखने पे गलत हो जाता है, थोड़ा सा रॉन्ग, मतलब नियम है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, बाकी वो सही है, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं। दूसरा हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का क्या होता था, क्यूबिक मीटर यानी कि l पे पावर 3, तो इसको लिखने का तरीका है m0 l³ और t पे पावर 0। बेसिक mlt पे हम लोग चलेंगे। ठीक, बाकी और भी डायमेंशन इसमें सारा 0 है, तो सारा लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को मन है कि नहीं सर हम सिर्फ l के पावर 3 लिखेंगे इस तरह से स्क्वायर में ब्रैकेट में बंद करें, तो गलत है क्या, बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, तीसरा एरिया वॉल्यूम हो गया, तो डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है यानी कि केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी के लिए हम लोग लिखेंगे m, और इस बार मीटर क्यूब l³ जो है वो नीचे पे है, m/l³, तो इसको लिखने का तरीका है ml के पावर -3। इसमें भी t के पावर 0 लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो डेंसिटी का डायमेंशन कितना हो गया, ऐसे कोई पूछेगा कि डेंसिटी का डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे कि मास में 1 और लेंथ में -3। क्लियर है, ये पावर को ही डायमेंशन करते हैं, डायमेंशन का मतलब पावर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। स्पीड या वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, स्पीड या वेलोसिटी का क्या हो जाएगा। देखिए जब हम लिख रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी, इसका मतलब एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा 2 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो उसमें जैसे स्पीड और वेलोसिटी का मिलेगा तो दोनों का सेम हो जाएगा। क्या हो जाता है इसका, डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि लेंथ बाई टाइम हो जाता है, तो l t के पावर -1, इस तरह से ब्रैकेट बंद। आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन का कितना होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का कितना मतलब वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी कि l t के पावर -2। खुद से ये सब करने का कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक सब लोग साथ में हैं। अब मेन जो ये चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, अब तो शुरू हुआ है। ठीक है, और ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए क्लास 12 के एग्जाम में भी आता है, कोई क्वांटिटी दे देगा उसमें पूछ लेगा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, एक्सेलरेशन तक पहुँच गए। अगला 6 नंबर था शायद फोर्स। अच्छा फोर्स बोल दे, अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा दीजिए, या फिर उसको टेंशन बोल दे। जब भी किसी वायर वगैरह में फोर्स का बात करेगा तो उसको टेंशन या कंप्रेशन के रूप में हम लोग लेंगे। स्ट्रिंग में, वायर में, थ्रेड में, उसमें हम लोग टेंशन बोल देते हैं उसको। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब आने वाला है कि इस तरह से ब्लॉक लटका हुआ है तो इसमें टेंशन टी लग रहा है, ये mg इसका वेट, इसमें mg लग रहा है नीचे। ठीक है, m मास है तो इसका mg वेट नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। इस तरह का चीज़ हम लोग 11th क्लास में देखने वाले हैं। तो इस फोर्स बोल दे चाहे टेंशन बोल दे, या फिर हम लोग जानते हैं कि वेट क्या होता है हमारा, मास तो हमारा मैटर का प्रॉपर्टी है, या फिर उसको बोल देते हैं कि 1 लीटर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस में जितना मास है उसी तरह से वेट हमारा फोर्स होता है। तो मास और वेट अलग अलग चीज़ है, आपको पता होगा। मास m होता है और वेट mg होता है। वेट क्या होता है, mg। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो ये भी क्या है, फोर्स ही है। ठीक है, फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, टेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स बोले, टेंशन बोले, वेट बोले, सब चीज़ एक ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m l और t के पावर -2। एकदम फोर्स टेंशन वेट, ये तो रट लीजिए, ml t के पावर -2। फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2।
एक्सेलरेशन का एल टी के पावर -2, मास का मल्टीप्लाई कर दिए एम एल टी टू द पावर -2। सातवां, 7th नंबर, वर्क बोल दे या फिर इनर्जी बोल दे, वर्क बोल दे या फिर इनर्जी बोल दे, या फिर कल हम लोग देखे कि डिराइव करते समय कि वर्क को लिख दिए थे फोर्स डॉट डी और टॉर्क को लिख दिए थे फोर्स क्रॉस डी। लिखने का तरीका अलग बताएगा कि स्केलर है कि वेक्टर, लेकिन यूनिट तो वही है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो जाए, इनर्जी हो जाए, चाहे टॉर्क हो जाए, कल देखे थे सबका यूनिट सेम आया था। कितना होता है, फोर्स इंटू, अभी हम जनरल लिख रहे हैं, अभी क्रॉस डॉट का बात नहीं करें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि फोर्स का इतना है ही एम एल टी के पावर -2, और एक डिस्टेंस यानी कि ये क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का मल्टीप्लाई यानी कि एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। 8वां हम लोग देखेंगे आगे, हम लोग आगे देख रहे हैं प्रेशर हो जाए चाहे स्ट्रेस हो जाए। प्रेशर आप लोग जानते हैं सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आपको स्ट्रेस बोल दे, अच्छा एक चीज़ बताते हैं, डायमेंशनली सेम हो जाने का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पे और लग गया तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि सब चीज़ सेम ही है, वर्क अलग है, एनर्जी अलग है, टॉर्क अलग है, ठीक है, डायमेंशनली वो सेम है, डायमेंशन फार्मूला सेम हो रहा है मतलब वो डायमेंशनली इक्वल है, एक्चुअल में वो इक्वल। प्रेशर और स्ट्रेस अगर हम लिख रहे हैं तो प्रेशर और स्ट्रेस अभी डायमेंशनली इक्वल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो दोनों अलग अलग होता है। प्रेशर हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, या फिर आपको कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह दे दे तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हम लिख देते हैं यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ, ये सब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक वगैरह हम लोग जब मेन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बात आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो जानते हैं कि प्रेशर या फोर्स वगैरह क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है और अपॉन एरिया का डायमेंशन होता है। तो एरिया फोर्स के लिए तो डायमेंशन जानते हैं, एम एल टी के पावर -2, अभी बोले थे कि आपको रटना होगा, एम एल टी के पावर -2 अपॉन एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके क्या हो गया -2, तो ये है 1 और ये है -2, तो -1 हो जाएगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो ये हमारा हो गया प्रेशर, स्ट्रेस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। क्लियर, चलिए तो समझते चलेंगे। ये जो भी ब्रैकेट में बंद करके लिख रहे हैं ये डायमेंशनल फार्मूला है, और जो इस डायमेंशन का मास या लेंथ या टाइम का पावर में आ रहा है वो सब उसका डायमेंशन, वो सब क्या है उसका डायमेंशन। तो जितना हम अभी यहाँ बता देंगे उतना अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है जी डिटेल में। जैसे जैसे टॉपिक आएगा, फार्मूला आएगा तो आप खुद निकाल लेंगे, ये ऐसा चीज़ है जिसको रटने का जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये अब सीखिए, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हम अच्छा देख के करवा देते हैं, जैसे टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कौन नहीं जानता है। जैसे टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो टी ही होता है ना, तो ये तो टाइम ऑलरेडी टाइम है ही, तो इसमें तो टी लग जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कौन नहीं जानता होगा फिजिक्स में थोड़ा सा, कि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टी के पावर -1 हो गया ना। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, ये एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, ये तो आपको बेसिकली 9th क्लास में साउंड वगैरह पढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी पता है कि अगर एक साइकिल अगर जितना टाइम में कंप्लीट होता है उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, और उसी का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। और वेवलेंथ क्या होता है, अगर दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हम मेजर करें तो इसी को हम लोग वेवलेंथ, और इसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे एफ से भी कर सकते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वेवलेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, सिंपल, खत्म। अब एक चीज़ होता है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा अगर पूछेगा, मान लीजिए अगर 11th क्लास में है आप, तो स्कूल में पूछा जाता है ये सब कि प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा, ठीक है, ये आपको स्कूल में पूछेगा। तो अभी आप केमिस्ट्री में ये पढ़ने वाले भी हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट हम बता देते हैं फार्मूला। एनर्जी का फार्मूला आप केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, H इंटू न्यू, यानी कि ये हमारा जो H होता है, ये हमारा H है प्लैंक्स कांस्टेंट, H हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट,
और न्यू हमारा अभी अभी देखें ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी हम देख लिए थे, कितना था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का था ml⁻², इंटू डिस्टेंस यानी कि ml²t−2। तो क्या यहाँ से एच का यूनिट नहीं निकल जाएगा, एनर्जी का कितना है, एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और 1/फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, या फिर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रख देते हैं ना, t⁻⁻1। तो एनर्जी का कितना निकाले हैं, ml²t⁻², आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी का नीचे कितना है, t⁻⁻1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये हो गया ml², और ये t⁻⁻1 ऊपर जाएगा +1, -2 +1 -1 हो जाएगा, ml²t−1 हो गया। तो ये हमारा ml²t−1 हो गया, किसका, ml²t−1 हो गया हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का। ये आपके स्कूल वगैरह के लिए कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ml²t⁻⁻2 t⁻⁻1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है सरफेस टेंशन, जो कि हमारे फिर से क्लास 11th में ही पढ़ना है। सरफेस टेंशन वही प्रॉपर्टी है जो कि जितना नंबर है याद नहीं है, जिस पे जो कि हेल्प करता है मच्छर लोग को पानी पे स्थिर अगर पानी है तो उस पर बैठने में हेल्प करता है, तो सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता था प्रेशर, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। या फिर इसी तरह से एक आप पढ़े होंगे 9th में थोड़ा बहुत, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में, या फिर इसी को फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। सरफेस टेंशन को स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलते हैं। अभी जो भी चीज़ हम और करके लिखवा रहे हैं इसका मतलब है कि वो डायमेंशनली दोनों तीनों चीज़ सेम है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाए चाहे फोर्स कांस्टेंट हो जाए, सब में आपको क्या लगाना है, फोर्स अपॉन लेंथ लगाना है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का जानते हैं, देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि फोर्स का डायरेक्ट याद रख लीजिए क्योंकि हर बार आ रहा है, ml⁻⁻2 ml⁻², और लेंथ का यहाँ पे l आ रहा है, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, m⁻², इस तरह से ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब आते हैं, एक इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये सब आप सब्जेक्ट जब शुरू होगा तो आप देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 11th क्लास में, हालांकि छोड़िए, अब इंजीनियरिंग का ये पॉइंट था लेकिन अभी हम नहीं बोलेंगे, 11th में जब आएगा तब आप देख लीजिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, शियर फोर्स एक होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू, आप जब फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनटू रेडियस है और इनटू वेलोसिटी है। तो रेडियस भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, और वेलोसिटी क्या है, l⁻⁻2 है। तो आप जानते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है जी, ml⁻⁻2। इसका आपको निकालना ही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इनटू रेडियस का क्या हो जाएगा लेंथ, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से l², तो एक l से एक l यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल जो है इस तरह से ईटा होता है, तो ईटा का यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, m⁻2 यहाँ पे है, और नीचे से वहाँ से आ रहा है l⁻⁻1, तो m हो गया और l ऊपर चला गया तो -1, और -1 t ऊपर चला गया, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे ये सब, और ये हो गया -1 ml⁻1 t⁻⁻1। क्लियर है, बिल्कुल सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये डायमेंशन फार्मूला यहाँ से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं, अगर आप क्लास 11th में, अगर आपका स्कूल बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो आपको ये फार्मूला शुरू में दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे, यही क्वेश्चन अगर आपसे शुरू में इस चैप्टर में पूछेगा, तो अभी अच्छे टीचर का काम यही है कि ये फार्मूला आपको दे दिया जाए, आपको बस ये कैलकुलेशन करवाना चाहता है वो।
लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके 11th को ख़त्म होने के बाद पूछा जाए, या फिर यही क्वेश्चन जब आपके IIT में पूछा जाएगा, जेईई मेंस में पूछा जाएगा, तब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। शुरुआत में आप इस फार्मूला से घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट ही है, सरफेस टेंशन ये सब। तो एक हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, बहुत क्वेश्चन देखे हैं हम जितना भी बुक सब में है, तो उसमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पूछ लेता है बार बार। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देख लेते हैं। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। अब यूनिट नहीं भी पता है तो फार्मूला तो पता है हम लोग को, फोर्स इजिकल टू जी m1, ये फार्मूला सबको पता रहता है जी, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो फोर्स का यूनिट क्या रखेंगे, m l t के पावर -2, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट l का स्क्वायर, और मास है तो m का स्क्वायर। तो m से एक स्क्वायर कट गया तो m चला गया ऊपर में -1, लेंथ का हो गया यहाँ पे क्यूब, और t का हो गया -2। तो m-1 l क्यूब t के पावर -2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। m के पावर -1 t के पावर -2 और l का क्यूब हो गया, बिल्कुल सही। तो ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो भी आपसे एग्जाम में पूछ लेने लायक है वो सारा हम इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके लिखवा रहे हैं, क्योंकि जो बुक है मेरे पास अभी ये बुक है, वो DC पांडे सर का बुक है ये। तो DC पांडे सर के बुक में आप देखेंगे, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो भी बुक आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि डायमेंशन फार्मूला का एक लिस्ट है, बहुत सारा डायमेंशन फार्मूला। हम बस उसमें से सिलेक्टेड करवा रहे हैं आप लोग को, जो आपको अभी जानने लायक है। बाकी उसमें जो भी चीज़ है, कुछ बहुत चीज़ है 12th का भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक साथ लिख दिए हैं। अभी हम वही चीज़ बता रहे हैं जो आप लोग को जानने लायक है, ठीक है। अब देखिए कुछ हम लोग बात करते हैं, जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी का भी बात कर लेते हैं। पता चले कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए जो कि डायमेंशन लेस रहे और उसमें भी हम लिख दें। जैसे डायमेंशन लेस क्वांटिटी किसको बोलेंगे, ऐसा क्वांटिटी बोलेंगे जिसको अगर लिखने के बाद न्यूमरेटर में भी वही चीज़ आता है, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आता है, दोनों कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे अगर आपको याद होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या था, क्लास 10 अभी अभी आप पास किए हैं तो आपको पता होगा, बिल्कुल लाइट चैप्टर पढ़े हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ऑफ मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक, तो ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, यानी कि ऊपर भी l⁻⁻1 है और नीचे भी l⁻⁻1 है, तो दोनों हो गया कैंसल, यानी कि ये आ गया m0 l0 t0, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया पहला। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे एंगल। अच्छा, एक एंगल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको दिख रहा है अभी, कि एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, तो ये रेडियन इसका यूनिट है, रेडियन इसका यूनिट है। तो आप किसी को चमकाने के लिए पूछ सकते हैं सवाल, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, उसका यूनिट भी नहीं है, इट हैज नो यूनिट। तो ना इसके पास यूनिट है, क्योंकि देखिए ना मीटर पर, अगर यूनिट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कट गया, तो ना इसके पास यूनिट है और ना ही ये डायमेंशन वाला चीज़ है। लेकिन आप पूछ सकते हैं किसी से सवाल कि बताओ तो बउआ एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। देखिए एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में, यानी कि इसके पास यूनिट है, लेकिन एंगल होता है क्या, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, यही नहीं होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो एल से एल कैंसिल, तो ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस हो जाता है t0। लेकिन फिर भी एंगल को मेजर करते हैं हम लोग, प्लेन एंगल है तो रेडियन में मेजर करते हैं,
सॉलिड एंगल है तो स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो इसके पास यूनिट है लेकिन इसके पास डायमेंशन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन आप किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एंगल हो गया। उसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी जो 11th क्लास का सेकेंड पार्ट वाला बुक आप खोलिएगा तो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें इलास्टिसिटी वगैरह सॉलिड का प्रॉपर्टी सब में, तो उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है स्ट्रेन। क्या पढ़ाया जाता है? स्ट्रेन। वही स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो भैया आप जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन लेंथ रहे चाहे कुछ भी रहे, ऊपर डायमेंशन तो लेंथ का ही आएगा। अरे अगर मान लो ये कोई मेटल का बॉडी है, ये है 2 मीटर का और ये खींच के हो जा रहा है 3 मीटर, ठीक है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो वो 1 मीटर ही ना बचेगा, है ना। मैंगो में से मैंगो घटा रहे तो मैंगो ही बचेगा। तो 3 मीटर में से 2 मीटर गया तो 1 मीटर बचा है। यानी कि चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिजिनल लेंथ को एल या एल नॉट से। तो ये भी तो डायमेंशन लेंथ का ही है, इसका भी डायमेंशन एल का और इसका भी डायमेंशन एल का, यानी कि कट गया तो डायमेंशन लेस हो गया। तो स्ट्रेन भी हमारा क्या हो गया? डायमेंशन लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल और स्ट्रेन, ये तीनों हमको कैसा दिख रहा है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी दिख रहा है। तो और करा दे, और क्वेश्चन करना है। जैसे एक इम्पल्स बता देते हैं, ये डायमेंशन लेस का खत्म हो गया, ये 3 याद रखिएगा डायमेंशन लेस में, एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कौन सा चीज़, स्ट्रेन। और समझ गए डायमेंशन लेस कैसे बनेगा? जब ऐसा कोई क्वांटिटी जिसमें न्यूमरेटर में भी वही चीज़ आ जाए, डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आ जाए, तो उसका ना यूनिट रहेगा और ना डायमेंशन रहेगा। क्लियर? एक हम लोग इम्पल्स देख लेते हैं, अगर किसी को पता होगा इम्पल्स के बारे में, तो ये होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, टाइम का इंटरवल। तो फोर्स का क्या होता है? ml⁻², चेंज है चाहे कुछ भी है, रहेगा तो वो टाइम ही, तो ये बन गया ml⁻⁻1। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है बहुत ज़्यादा पूछने वाला, कि इम्पल्स और अगर मोमेंटम का हम देखें तो मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या होता है? kg, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो kg का m, मीटर का l और पर सेकेंड का t-1। तो आपको दिख रहा है इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशनल फार्मूला, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है कि जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम है वो सेम लिखाइए। जैसे अभी हम देखें कि इम्पल्स और मोमेंटम का सेम है, फोर्स, टेंशन या वेट का सेम है ml⁻², वर्क एनर्जी या फिर टॉर्क का सेम है, ठीक है, मोमेंटम इम्पल्स का सेम है। चलिए, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल और स्ट्रेन का सेम है और क्या है? डायमेंशन लेस है। क्लियर? वर्क बोल दिया, एनर्जी बोल दिया, तो पावर को क्यों छोड़ दे? पावर इज इक्वल टू कौन नहीं जानता है क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का क्या होता था? ml⁻⁻1, क्योंकि फोर्स का होता था, सॉरी, ml⁻⁻2 होता था फोर्स का, इसमें डिस्टेंस का एक मल्टीप्लाई कर देते तो ml², और यहाँ टाइम का एक डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड जब हो जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया ml²T⁻³ तो मेरे हिसाब से इतना अभी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसी को जितना क्वेश्चन हम लिखा दिए, इसी को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्लियर? एक्चुअल में डायमेंशनल एनालिसिस तो अभी हम शुरू नहीं कर पाए हैं, अभी तो बस डायमेंशनल फार्मूला ही लिखवाए हैं, लेकिन इस लेक्चर में इतना ही तक रखेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। तो जितना फार्मूला मैंने बताया उतना आप करने का कोशिश करेंगे। इसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है जी, फार्मूला लिखिए, यूनिट लिखिए। हाँ, जो फार्मूला आपको नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए इम्पल्स आप नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे क्या है ये, कुछ नहीं, आपके सामने हम फार्मूला तो लिख दिए ना, आप फार्मूला लिख के बस इसकी ये स्टेप अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद का स्टेप आप समझने का कोशिश कीजिए। और इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते करते अपने माइंड में बैठ जाएगा कि अच्छा इम्पल्स मोमेंटम सेम रहता होगा, फोर्स, टेंशन, वेट सेम रहता होगा, ठीक है, ये सब चीज़। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। और आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में करेंगे, बताएंगे कि क्या आपको इसमें थोड़ा और लेवल का सुधार करना है,
थोड़ा सा और इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, क्या करना है, थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाना है क्या, कि इतना जितना बना रहे उतना ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।